हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज हम 25 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें पहला आर्टिकल है पुरी जगन्नाथ टेम्पल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में है। So 5 trademark applications submitted by Sri Jagannath Temple Administration, which is a statutory body that is administering the Jagannath Temple in Puri, which is a 12th century temple, have been cleared for the second round of examination by the Trademark Registry of Government, and it has been approved for publication in the upcoming Trademark Journal. इसका क्या इम्पैक्ट, क्या मीनिंग होता है, वो हम इसी आर्टिकल में लास्ट में देखेंगे। और ये अप्रूव्ड नेम, जो 5 ट्रेडमार्क नेम्स अप्रूव किए गए हैं, वो नेम्स हैं जगन्नाथ धाम, श्री क्षेत्र, महाप्रसाद, नीला चक्र, कोयली वैकुंठ। ये सारे जगन्नाथ कल्चर एंड श्राइन से एसोसिएटेड है। हालांकि अप्रूव 5 ही हुए हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल 29 अप्लीकेशंस फाइल किए हैं अब तक। उनमें से 5 अप्रूव हुए हैं सेकेंड राउंड ऑफ एग्जामिनेशन में बाय द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, जिससे कि अब अपकमिंग ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होंगे। हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है। ये देखिए लास्ट में, पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्ड्स इन ट्रेडमार्क जर्नल्स अमाउंट्स टू प्रिलिमिनरी अप्रूवल एज फाइनल सर्टिफिकेट आर इश्यूड इफ़ नो ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड। विद 3 महीने के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर ये फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इन 5 नेम्स को अप्रूव हो जाएंगे, ये 5 नेम। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ यूनिक ब्रांड। इट इज़ अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, जिसमें पेटेंट भी आते हैं, ऐसे ही ट्रेडमार्क भी आते हैं। और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं, जो कि 1940s में एस्टेब्लिश की गई थी। और ट्रेडमार्क रूल्स 2017 इनके अंदर। रजिस्ट्री इज़ अ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर दैट फैसिलिटेट्स मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन कब शुरू हुआ। एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था कि ये श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का फैसला क्यों लिया। ये देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा में एक जगन्नाथ टेम्पल बना दिया था सिमिलर नेम का, और इसका नेम रख दिया श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल टेम्पल। फिर उड़ीसा ने ये कहा था कि ये धाम वर्ड यूज करना दीघा टेम्पल के लिए डाइल्यूट्स द डिस्टिंक्ट हेरिटेज ऑफ जगन्नाथपुरी धाम, बिकॉज मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज की सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस से जुड़ा हुआ है ये जो पुरी का धाम है ये। एंड ही सेड द पुरी श्राइन होल्ड्स अनपैरेलल्ड रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस नॉट जस्ट फॉर उड़ीसा बट फॉर वर्ल्ड वाइड। इसलिए जगन्नाथ धाम हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी लिंक टू पुरी। इसके बाद इन्होंने ये शुरू किया। अब ये देखिए सेक्रेड नेम्स, जगन्नाथ धाम एंड श्री क्षेत्र आर सेक्रेड वर्ड्स एसोसिएटेड विद पुरी। महाप्रसाद रेफर्स टू फूड ऑफर्ड टू द डीटीज को जो फूड दिया जाता है वो महाप्रसाद। एंड नील चक्र इज़ द 8 स्पोक्ड मेटल व्हील अटॉप द टेम्पल के ऊपर जो 8 स्पोक वाला जो मेटल का चक्र है उसको नील चक्र बोला जाता है। इसलिए ये 5 नेम अप्रूव किए गए हैं। और कोयली वैकुंठ है, इट रेफर्स टू द सेक्रेड गार्डन इनसाइड द श्राइन, जहाँ पे डीटीज आर मेड फ्रॉम सेक्रेड वुडन लॉग्स, जो लकड़ी के गट्ठों से बनाया जाता है। एंड ऑल डीटीज आर बरीड आफ्टर कंसिक्रेशन ऑफ न्यू आइडल। जब कुछ साल बाद, 12 साल बाद या कितने साल बाद, जब नए आइडल्स आते हैं तो पुराने वाले को दबा दिया जाता है और नए लकड़ी से बनाया जाता है डीटीज। तो उसको कोयली वैकुंठ कहा जाता है, उस सेक्रेड गार्डन को। तो ये हमने ट्रेडमार्क मूव्स के बारे में देखा जगन्नाथ टेम्पल के। अब हम देखते हैं न्यू US टैरिफ्स लीव इंडिया बेटर ऑफ देन द कंपटीटर्स। ये 4 tier US टैरिफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें एक तो मोस्ट फेवरेबल ग्रुप है। सेक्शन 301 टैरिफ्स क्या है? ये US का एक एक्ट है, US ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के अंडर है, जिसमें
ये एक बार हम देख लेते हैं। USTR अकॉर्डिंग टू US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, कंट्रीज दैट इम्पोर्ट गुड्स मेड बाय फोर्स्ड लेबर गेट एन आर्टिफिशियल कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट सस्ता कर पाएंगे वो, और इसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिकन वर्कर्स विल हैव टू कम्पीट ऑन एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। और इसका मेन टारगेट है चाइना, क्योंकि चाइना फोर्स्ड लेबर के थ्रू सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है। इस वजह से सेक्शन 301 लागू किया है US ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। अब हम देखते हैं 4 टियर US स्ट्रक्चर क्या है और इसमें इंडिया कहाँ लाई करता है। एक तो मोस्ट फेवरेबल ग्रुप है जिसमें 10% नेट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN टैरिफ रेट है, जिसमें सिर्फ 2 ही है, एक EU है और दूसरा ताइवान है। और सेकंड मोस्ट फेवरेबल ग्रुप है जिसमें फ्लैट 10% ऑन टॉप ऑफ MFN टैरिफ रेट, इसमें इंडिया इंक्लूड है। इसमें 7 कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी है। और थर्ड मोस्ट फेवरेबल ग्रुप है 12.5% नेट ऑफ MFN टैरिफ रेट, जिसमें 3 कंट्रीज है इंक्लूडिंग जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड। और एक है फोर्थ ग्रुप लीस्ट फेवरेबल ग्रुप, जिसमें फ्लैट 12.5% ऑफ टैरिफ ऑन टॉप ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ MFN टैरिफ रेट, जिसमें 38 कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज। इसमें चाइना, वियतनाम, रसिया, ब्राज़ील सभी हैं, जो कि मेनली चाइना US ट्रेड वार है चाइना के साथ, तो वो कंट्रीज है मेनली इसमें। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक ये और देख लेते हैं, एक आईपा और है, आईपा टैरिफ्स। आईपा इज ऑल्सो एन एक्ट, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ये भी US का एक्ट है। टैरिफ्स ये इलीगल डिक्लेयर किए गए थे बाय द US सुप्रीम कोर्ट, अब इनको रिकंस्ट्रक्ट करनी चाह रही है करंट US एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, कैन एयरपोर्ट ऑपरेटर ऑन एयरलाइन कंसर्न्स ओवर फेयर एक्सेस। अभी तक क्या है कि एयरपोर्ट को जो ऑपरेट करते हैं और जो एयरलाइंस है वो डिफरेंट होते हैं और वो अलाउड नहीं है। बट देयर इज़ ए टॉक that the center may be weighing policy relaxations to allow airport operators to own airlines. This could pave the way for airport operators like Adani Group and the GMR Group to enter the airline business. Earlier, there were indications that they were cross ownership. हाँ, ये आगे। हाँ, the government on its part has been calling for more airlines in India's skies, क्योंकि डुओपोली है, इंडिगो एंड एयर इंडिया ग्रुप की डुओपोली है, जो कि 90% ऑफ मार्केट शेयर को कंट्रोल करते हैं। इस डुओपोली को हटाने के लिए, मोर एयरलाइंस को लाने के लिए ये पॉलिसी रिलैक्सेशंस को कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट। करंटली अभी बहुत ही स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एयरलाइंस में स्टेक नहीं कर सकते, जैसे कि दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट्स हैं। दे आर बार्ड फ्रॉम ओनिंग मोर देन 10% इन ए शेड्यूल्ड कैरियर। किसी भी एयरलाइन में 10% से ज़्यादा ओनरशिप नहीं रख सकते एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिगो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि इससे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अगर कि एयरपोर्ट ऑपरेटर ही एयरलाइंस को ऑन करने लगे। इफ़ एन एयरपोर्ट ऑल्सो ऑन्स एन एयरलाइन, द क्वेश्चन ऑन कंपटीशन, फेयर प्ले, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस। और गवर्नमेंट क्यों कंसिडर कर रही है, इसका मेन रीज़न है कैपिटल, क्योंकि न्यू एयरलाइंस जो आएंगी दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मनी फॉर 7 years अगेंस्ट ए कैरियर विद 2/3 ऑफ मार्केट। इट मीन्स न्यू एयरलाइंस compete नहीं कर पाएगी। और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास मनी है, जैसे अडानी एंड GMR ग्रुप, तो दे कैन compete विद द एग्जिस्टिंग एयरलाइंस लाइक इंडिगो एंड एयर इंडिया। लेकिन कंसर्न देखते हैं हम। कंसर्न इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला है स्लॉट एलोकेशन, जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेटर स्लॉट कोऑर्डिनेटर का काम करता है कि, और वहाँ पे प्राइम स्लॉट्स अपने ही एयरलाइन को दे देंगे। अगर वो एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास ही एयरलाइन है तो वो अपने एयरलाइंस को प्राइम स्लॉट एलोकेट कर देंगे, और इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं होगी और डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करता है एयरपोर्ट ऑपरेटर, जैसे कि पार्किंग बेज है, चेक इन काउंटर्स है, एयरक्राफ्ट स्टैंड्स है, इन सब में भी डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टेंसेस हैं और एयरपोर्ट न्यूट्रलिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा।
रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस इन एयरपोर्ट न्यूट्रलिटी, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं कि क्या ग्लोबल ट्रेंड्स कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एयरलाइंस को ऑन करते हैं। तो हाँ, ऐसे एग्जांपल्स हैं। फ्यू केसेज ऑफ कॉमन ओनरशिप, जैसे कि वेस्ट एशिया में दुबई एयरपोर्ट्स पर है। दोनों एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर दोनों गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, कॉरपोरेट एंटिटी के हाथ में नहीं है। ऐसे ही सिंगापुर में चंगी एयरपोर्ट का भी एक एग्जांपल है, वहाँ पे एयरलाइंस और एयरपोर्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स हैव नॉन एग्जिस्टेंट डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक। दे मेनली आर प्योर प्ले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो कि ट्रांजिशन के लिए हब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में सभी एयरलाइंस प्राइवेट सेक्टर की है, एक्सेप्ट द अलायंस एयर, जो कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की एयरलाइन है। बाकी सभी प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन है, और मेजर एयरपोर्ट्स भी अब प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इंडिया का जो एविएशन मार्केट है, इट इज़ मोर लाइक द यूरोप देन द वेस्ट एशिया। और यूरोप में कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर ही एयरलाइंस को ऑन करे। तो ये आर्टिकल हमने देखा एयरपोर्ट ऑपरेटर ऑनिंग एन एयरलाइन, और एक था ट्रेडमार्क मूव से रिलेटेड, और एक यूएस टैरिफ से रिलेटेड। आज के यही आर्टिकल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।